हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी दोस्तों का आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपटीशन जोन में स्वागत है। अभी तक जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखना ना भूलें। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं टीजीटी, पीजीटी, नेट, असिस्टेंट प्रोफेसर, एनवीएस, केवीएस, डीएसएसबी के लिए घटना चक्र को, तो हम लोग इससे पहले घटना चक्र में विलियम शेक्सपियर को कवर कर चुके हैं और आज हम लोग शुरू करेंगे अपना एक नया राइटर जॉन मिल्टन को। तो हम लोग जॉन मिल्टन को पूरी तरह कवर करेंगे। तो अभी तक जिन दोस्तों ने विलियम शेक्सपियर को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर के विलियम शेक्सपियर के वो 5 वीडियोज आप लोग ज़रूर देखिएगा, जिससे आप लोगों को आगामी आने वाली परीक्षाओं में वो क्वेश्चन बहुत ही हेल्पफुल सिद्ध होंगे। क्योंकि आजकल आयोग का ट्रेंड हो चुका है कि रिपीटेड क्वेश्चन कम से कम किसी भी एग्ज़ाम में 40% तो रख ही देते हैं। तो आप लोग वो 5 वीडियो देखना ना भूलिएगा और अपने दोस्तों तक भी वो वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा, जिससे कि आपके दोस्त भी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकें। और जब आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा तो बगल में बेल की घंटी को दबाना नहीं भूलिएगा, क्यों, जिससे कि आप लोगों को समय समय पर जो वीडियोज आएंगे उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहेगी। तो आइए हम लोग देरी न करते हुए जॉन मिल्टन को कवर करते हैं। जिन दोस्तों के पास अभी तक घटना चक्र बुक नहीं है तो आप लोग घटना चक्र बुक को परचेज कर लीजिए और आप लोग वीडियो को लगा करके घटना चक्र बुक को रख करके आप लोग पढ़ा करिए, जिससे आप लोगों को समझने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं आज अपना एक नया राइटर जॉन मिल्टन। ठीक है, पहले हम लोग थोड़ा देख लेंगे जॉन मिल्टन की थोड़ी सी बायोग्राफी। जॉन मिल्टन का जन्म 9 दिसंबर 1608 को होता है। ठीक है, और इनकी मृत्यु कब होती है तो 8 नवंबर 1674 को इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो हम लोग अब शुरू करते हैं। आपको बीच बीच में क्वेश्चन मिलते रहेंगे बायोग्राफी से रिलेटेड, तो वहीं पर हम लोग आगे सब इनका डिटेल देख लेंगे। तो आइए हम लोग आज का अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट मैच। इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है। मार्लो डॉक्टर फास्टस लिखते हैं, शेक्सपियर विंटर्स टेल लिखते हैं, रिचर्ड्स शेरिडन द राइवल्स लिखते हैं, ओलिवर गोल्डस्मिथ द स्कूल फॉर शेरिडन, ये उनके द्वारा लिखा गया वर्क नहीं है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, देखते हैं इसको किसने लिखा है। द स्कूल फॉर स्कैंडल इज अ कॉमेडी ऑफ मैनर written by Richard Beardsley Sheridan. It was first performed in London Drury Lane Theatre on 8 मई 1777। ठीक है, ये कब आता है तो 8 मई 1777 को पहली बार परफॉर्म किया जाता है। कहाँ पर, ड्यूरी लेन थिएटर में, और कहाँ पर, लंदन में। ठीक है, देखते हैं। डॉक्टर फास्टस इज एन एलिजाबेथन ट्रेजेडी बाय क्रिस्टोफर मार्लो। ये क्या है तो ये ट्रेजेडी है। कभी कभी जेनर भी पूछ लेता है कि वर्क क्या है, ट्रेजेडी है, कॉमेडी ऑफ मैनर है, या सोनेट है, या एलजी है। ठीक है, तो इसको भी आप लोग कहीं एक पेन और कॉपी लेकर के नोट करते रहिएगा कि ये क्या है। तो ये कॉमेडी जो डॉक्टर फास्टस ये ट्रेजेडी है। द विंटर्स टेल is a play by William Shakespeare, originally printed in
फर्स्ट फोलियो 1623। तो शेक्सपियर का जो फर्स्ट फोलियो कब आता है तो 1623 में आता है। द राइवल्स इज अ कॉमेडी ऑफ मैनर्स बाय रिचर्ड्स बिट्सले शेरिडन इन 5 एक्ट्स। तो ये कितने एक्ट में लिखी गई है? 5 एक्ट में लिखी गई है। तो कभी कभी एग्जामिनर ये भी पूछ लेता है कि वर्क कितने एक्ट में लिखा गया है। ठीक है, तो आइए हम लोग पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिवेंज ट्रेजेडी। तो इनमें से कौन सा रिवेंज ट्रेजेडी नहीं है? हैमलेट है, ये हैमलेट किसने लिखा है? विलियम शेक्सपियर में। द डचेस ऑफ माल्फी ये भी है, तो इसको किसने लिखा है? तो इसको अपने जॉन वेबस्टर के द्वारा लिखा गया है ये वर्क। ठीक है, गोरबटक नॉर्टन एंड सैकविल ने लिखा था, ये पहली ट्रेजेडी मानी जाती है। ठीक है, यही हिस्ट्री में पहली ट्रेजेडी मानी जाती है। वॉलपोल, ये वॉलपोल ट्रेजेडी नहीं है, तो इसको किसने लिखा है? तो इसको बेन जॉनसन ने लिखा है। ठीक है, कॉमेडी ऑफ मैनर है। आइए देखते हैं वॉलपोल इन फुल। वॉलपोल और द फॉक्स इज अ कॉमेडी इन 5 एक्ट्स। कितने एक्ट में है? तो 5 एक्ट में लिखी है। बेन जॉनसन परफॉर्म्ड अबाउट 1605 से 1606 एंड पब्लिश्ड इन 1607। ये परफॉर्म कब होती है? 1605 और 1606 में, और पब्लिश कब होती है? तो 1607 में। आइए देखें आगे, हैमलेट इन फुल। हैमलेट प्रिंस ऑफ डेनमार्क इज अ ट्रेजेडी इन 5 एक्ट। कितने एक्ट में है? 5 एक्ट में। बाय विलियम शेक्सपियर, रिटन अबाउट 1599 1601 एंड पब्लिश इन अ क्वार्टो एडिशन 1603। ये कब आती है पहली बार? तो पब्लिश होती है 1603 में क्वार्टो एडिशन में, और परफॉर्म कब होती है? तो पहली बार ये 1599 1601 में। द डचेस ऑफ माल्फी इज अ 5 एक्ट ट्रेजेडी बाय इंग्लिश ड्रामेटिस्ट जॉन वेबस्टर, परफॉर्म इन 1613 एंड पब्लिश्ड इन 1623। और शेक्सपियर का फर्स्ट फोलियो भी 1623 में ही आता है। गोरबटक इज अ प्ले बाय नॉर्टन एंड थॉमस सैकविल दैट टेक्स एज इट्स सब्जेक्ट गोरबटक, अ मिथिकल किंग ऑफ एंशिएंट ब्रिटेन, फर्स्ट परफॉर्म इन 1561। इट इज द अर्लीस्ट इंग्लिश ट्रेजेडी प्ले इन ब्लैंक वर्स। तो ये अर्लीस्ट ब्लैंक वर्स ट्रेजेडी मानी जाती है। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज नॉट रिटन बाय जॉन मिल्टन। तो इनमें से जॉन मिल्टन के द्वारा कौन सा वर्क नहीं लिखा गया है? ऑफ एजुकेशन लिखा है, एरोपेजिक का जॉन मिल्टन के द्वारा ही लिखा गया है। ऑन शेक्सपियर भी जॉन मिल्टन के द्वारा लिखा गया है। अल्मा और द प्रोग्रेस ऑफ द माइंड, ये जॉन मिल्टन के द्वारा नहीं लिखा गया है। ठीक है, आइए देखते हैं थोड़ा सा इसके विषय में। देखो, अल्मा और द प्रोग्रेस ऑफ माइंड इज कंपोज्ड बाय मैथ्यू फ्रायर इन 1718। तो किसके द्वारा लिखा गया है? मैथ्यू फ्रायर के द्वारा। कब? 1718 में। जॉन मिल्टन बॉर्न इन 9 दिसंबर 1608 को। कब इनका जन्म होता है? 9 दिसंबर 1608 को, लंदन। कहाँ पर? लंदन में। डाइड 8 नवंबर 1674 की इनकी मृत्यु हो जाती है। कहाँ पर? लंदन में। वाज एन इंग्लिश पोइट, पम्पलेटियर एंड हिस्टोरियन, कंसिडर्ड द मोस्ट सिग्निफिकेंट पोइट आफ्टर विलियम शेक्सपियर। तो विलियम शेक्सपियर के बाद ये सबसे महत्वपूर्ण राइटर माने जाते हैं। मिल्टन वॉज बेस्ट नोन फॉर हिज पैराडाइज लॉस्ट, रिगार्डेड एज द बेस्ट इपिक इन इंग्लिश। ये क्या मानी जाती है? बहुत ही अच्छी बुक मानी जाती है इंग्लिश में। किसके रूप में? इपिक के रूप में। ठीक है, नोटेबल वर्क्स ऑफ जॉन मिल्टन, इनके प्रमुख वर्क देख लेते हैं कौन कौन से हैं। कामस, पैराडाइज रिगेन, एरोपेजिटिका,
ऑफ एजुकेशन, ठीक है, एंड लिसिडास, एल पेंसिरोसो, इसीसाट, एल एलेग्रो भी है, ठीक है, ऑन शेक्सपियर, ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ऑन द लेट मैसेक्रे ऑफ पेडमेंट, ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी, ये इनका पहला वर्ग माना जाता है, ठीक है। ये कब आता है? तो ये मात्र जब ये 21 साल की उम्र रहती है तब ये वर्ग इनका आता है। तो कब आता है? 1629 में, ठीक है, ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी। आइए हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। विच आर द फॉलोइंग इज वर्क्स इज नॉट रिटन बाय जॉन मिल्टन। तो इनमें से कौन सा वर्क जॉन मिल्टन के द्वारा नहीं लिखा गया। तो आप लोग जब क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया करिए तो यहाँ पर शुरू से लेकर आखिरी तक क्वेश्चन को जरूर पढ़ा करें, क्योंकि आजकल का जो ट्रेंड हो चुका है एग्जामिनर उसमें नॉट लगा देता है और स्टूडेंट पूरा क्वेश्चन नहीं देखता है, जिससे कि वो क्वेश्चन गलत करके चला आता है। तो इसलिए आप लोग जब क्वेश्चन सॉल्व किया करें तो पूरे क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक एक बार जरूर पढ़ लिया करें, जिससे आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो इनमें से कौन सा वर्क जॉन मिल्टन के द्वारा नहीं लिखा गया है? ऑन हिज ब्लाइंडनेस लिखा गया है, ऑन द लेट मैसेक्रे ऑफ पेडमेंट ये भी लिखा गया है, और ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी ये भी लिखा गया है। द पैशनेट पिलग्रिम्स ये इनके द्वारा नहीं लिखे गए हैं। तो ये किसके द्वारा लिखा गया था? जॉन बनियन के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन ऊपर देख चुके हैं। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following statement is true about Milton's sonnet on his blindness? तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? किसके लिए? मिल्टन के सोनेट के लिए। तो ये कौन सा है? ऑप्शन सी, मिल्टन डिड नॉट गिव अ टाइटल टू हिज सोनेट, द टाइटल ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज गिवन बाय लेटर एंथोलॉजिस्ट्स। तो ये इनके द्वारा टाइटल नहीं दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है? तो ये बाद में एक एंथोलॉजिस्ट के द्वारा दिया गया है, ठीक है, थॉमस न्यूटन के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया था? थॉमस न्यूटन के द्वारा दिया गया था। कब दिया गया था? 1761 के लगभग दिया गया था, ठीक है। ये देखते हैं, चलो। जब ये मिल्टन का सोनेट आया था तो किसके नाम से? सोनेट नंबर 19 के नाम से आया था, ठीक है। कौन सा नाम? सोनेट नंबर 19 के नाम से आया था, ठीक है, सोनेट नंबर 19 के नाम से आया था। देखो, व्हेन आई कंसिडर्ड हाउ माई लाइट इज स्पेंट इज वन ऑफ द बेस्ट known sonnet of John Milton. The sonnet was published in Milton's 1673 poem in his autographed notebook Trinity manuscript, ठीक है। It is popular given to title on his blindness, but there is no evidence that Milton used the title. It was assigned by Thomas Newton. तो किसके द्वारा दिया गया था नाम? ये थॉमस न्यूटन के द्वारा दिया गया था। कब? 1761 में। एडिटेड ऑफ मिल्टन्स पोएट्री, कहाँ पर? एडिटेड ऑफ मिल्टन्स पोएट्री, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट is incorrect with reference to John Milton? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? क्या है? इनकरेक्ट मतलब कि ट्रू नहीं है। देखो, इन 1671 मिल्टन issued his last volume of the poetry which contained Paradise Regained and Samson Agonist। ये तो सही है। Paradise Regained is briefer and पुअरर देन पैराडाइज लास्ट। तो ये भी सही है, ये भी एक उससे पैराडाइज से छोटी बुक मानी जाती है, ये भी सही है। सैमसन एगोनिस्टिस इन फॉर्म हैज़ नो यूनिटी ऑफ टाइम, प्लेस एंड एक्शन। तो इसमें तीनों चीज़ पाई जाती हैं, यूनिटी ऑफ टाइम,
प्लेस एंड एक्शन, तीनों चीज पाई जाती हैं, तो ये ऑप्शन गलत हो जाता है। लिसिडस हैज द कलर एंड म्यूजिक ऑफ द बेस्ट स्पेंसरियन वर्स, किसमें है ये? स्पेंसरियन वर्स में लिखा गया, तो ये भी सही है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका इनकरेक्ट है। इसमें तीनों चीज पाई जाती हैं, टाइम, प्लेस एंड एक्शन। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अपने इसी के एक्सप्लेनेशन में। देखो, सैमसन एगोनिस्टिस was a tragedy by John Milton published in the same volume of the Paradise Regained 1671. It is considered a greatest English drama based on the Greek model Samson Agonistes. In form has unity, time, place and action. ठीक है, तो ये तीनों चीज पाई जाती हैं। लेसिडास is a poem by John Milton written in 1637 for inclusion in volume of the Algiers published in 1638। ये लिखी जाती है 1637 में, लेकिन पब्लिश कब होती है? तो 1638 में पब्लिश होती है। ये क्या हो जाती है कि एलिजी है, जो किसको डेडिकेटेड थे? किंग एडवर्ड को डेडिकेटेड है। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। और विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम इज नॉट कंपोज्ड बाय जॉन मिल्टन, इनमें से कौन सी पोएम जॉन मिल्टन के द्वारा नहीं लिखी जाती है? ऑन हिज ब्लाइंडनेस लिखी जाती है, एल एलेग्रो लिखी जाती है, एल पेंसरोजो भी लिखी जाती है, ट्रू लव ये इनके द्वारा नहीं लिखी जाती है। तो ये किसके द्वारा लिखी जाती है? तो विलियम शेक्सपियर के द्वारा ये लिखा जाता है। ठीक है, ये सोनेट है। आइए हम लोग देखते हैं द पोएम ट्रू लव इज विलियम शेक्सपियर सोनेट नंबर 116, मतलब 116, पब्लिश इन 1609। ठीक है, द पोएट begins by standing he should not stand in the way of the marriage of true minds, and that love cannot be true if it change for any reason. ठीक है, on his blindness is a Petrarchan sonnet। ये क्या है? ये Petrarchan sonnet है। A lyric poem with 14 lines by John Milton published in 1673। तो ये कब आता है? 1673 में। एल एलेग्रो इज अ पेस्टोरल पोएम। ठीक है, और एल पेंसरोजो भी एक कंपेनियन पोएम मानी जाती है। पेस्टोरल पोएम बाय जॉन मिल्टन पब्लिश इन 1645। कब आती है? तो 1645 में पब्लिश होती है। आइए हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, द लाइन दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट अकर्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम। तो ये लाइन कहाँ पर आती है? तो ये जॉन मिल्टन के ऑन हिज ब्लाइंडनेस में ये लाइन आती है। तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। आइए देखते हैं इसके विषय में थोड़ा सा। देखो, द लाइन दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट इज फ्रॉम व्हेन आई कंसिडर्ड हाउ माई लाइट इज स्पेंट। इसी का दूसरा नाम क्या है? ऑन हिज ब्लाइंडनेस। तो इसको भी आप लोग, इस टाइटल को भी आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि कभी कभी पूछ लेता है कि ऑन हिज ब्लाइंडनेस का टाइटल क्या है। तो है व्हेन आई कंसिडर्ड हाउ माई लाइट इज स्पेंट। तो ये पहली लाइन भी है जॉन मिल्टन के सोनेट की। वन ऑफ द बेस्ट नोन सोनेट जॉन मिल्टन द लास्ट लाइन ऑफ दिस सोनेट। ठीक है, ये सॉरी वहाँ पर मैंने हाँ ये इसके लिए बताया। दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। तो ये जॉन मिल्टन के सोनेट की ये अंतिम लाइन है, और ये लाइन है, ये पहली लाइन है। इज यूज इन द मोटोस इन नंबर ऑफ द कॉन्सेस्ट। ठीक है, द सोनेट वॉज पब्लिश्ड इन मिल्टन्स 1673 poems in his
ऑटोग्राफ्स नोटबुक नोन एज द ट्रिनिटी मैन्युस्क्रिप्ट। ठीक है, वो किसके नाम से जानी जाती है? ट्रिनिटी मैन्युस्क्रिप्ट के नाम से जानी जाती है, जहाँ पर ये सोनेट आता है। कब आता है? 1673 में। ऑड ऑन ग्रेसियन अर्न इज अ पोएम रिटन बाय इंग्लिश रोमांटिक पोइट जॉन कीट्स। किसके द्वारा लिखा जाता है? तो ऑड ऑन ग्रेसियन अर्न तो जॉन कीट्स के द्वारा लिखा जाता है। कब आता है? तो 1819 में। एंड पब्लिश anonymously in Annals of the Fine Arts for 1819। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच वर्क मिल्टन स्टेट्स दैट while the still moon went out with सैंडल्स ग्रेव। तो ये किस में आती है? तो ये लिसिडास की लाइन है। लिसिडास कब आती है? तो 1637 में ये लिखी जाती है और पब्लिश कब होती है? तो 1638 में ये पब्लिश होती है। ठीक है, ये क्या है? ये पेस्टोरल एलजी के नाम से जानी जाती है, जो किसको डेडिकेटेड है? तो एडवर्ड के लिए। किसको? एडवर्ड। ठीक है, ये इनके कॉलेज फ्रेंड भी रहते हैं, किसके? मिल्टन के। ठीक है, आइए देखते हैं। द लाइन while the still moon went out with सैंडल्स ग्रे। तो ये जब ये एडवर्ड किंग मर जाते हैं उसके बाद ये लाइन उसी में लिखते हैं। कहाँ पर? लिसिडास में। इज फ्रॉम लिसिडास बाय जॉन मिल्टन इन हिज दिस स्टैंजा द सॉन्ग ऑफ दिस सॉन्ग while the morning was giving way to the day he was playing some kinds of the handmade pipe while singing his rustic pastoral song। ठीक है, Penseroso is a vision of poetic by John Milton published in 1645। ये कब आती है? 1645 में आती है। ठीक है, क्वार्टो वर्ष में। आइए हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। थ्रो विच वर्क डज मिल्टन इंटेंडेड टू जस्टिफाई वेस गॉड ऑफ टू मैन। तो ये कहाँ पर आती है? पैराडाइज लास्ट पर। ठीक है, ये इसका सबटाइटल भी कहते हैं। किसको? टू जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन। ठीक है, ये कभी कभी सबटाइटल भी पूछ लेता है पैराडाइज के विषय में। ठीक है, आइए देखते हैं थोड़ा सा इसके विषय में। देखो, पैराडाइज इज एन एपिक इन ब्लैंक वर्स। किस में लिखी गई है? ब्लैंक वर्स। कंपोज्ड बाय जॉन मिल्टन ओरिजिनली इशूड इन 10 बुक्स। जब ये लिखी जाती है तो कितने बुक्स में आती है? 10 बुक्स में आती है। लेकिन जब ये 1674 में पब्लिश होती है। कब? 1674 में, सेकेंड एडिशन में। तो ये कितने बुक में आ जाती है? 12 बुक में। ठीक है, कौन कौन से बुक को बदल दिया जाता है? तो वो 7 और 9 को 2-2 पार्ट कर दिए जाते हैं। ठीक है, ओरिजिनली 10 बुक्स इन 1607। तो पहली बार कब आती है? 1667 में। बट पब्लिश्ड इन 12 बुक्स 1674। द मेन कैरेक्टर ऑफ दिस पोएम आर गॉड, लूसीफर। कौन कौन से मेन कैरेक्टर हैं? गॉड, लूसीफर। लूसीफर को क्या किस नाम से जानते हैं? सैटन के नाम से। एडम एंड ईव। थ्रो पैराडाइज लॉस्ट मिल्टन इंटेंडेड टू जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन। ठीक है, ये इसका सबटाइटल भी कहा जाता है। मिल्टन रोट अ कंपेनियन पीस पैराडाइज रिगेन। इसी के उसमें लिखी गई है पैराडाइज रिगेन इन 1671 विच ड्रामेटाइज द टेम्पटेशन ऑफ क्राइस्ट। ये किसके उसमें लिखी गई है? टेम्पटेशन ऑफ क्राइस्ट। ये भी याद रख लीजिए। पैराडाइज लास्ट कितने कैंटो में? तो ये 4 कैंटो में लिखी गई। ठीक है, कितने कैंटोज में? 4 कैंटोज में लिखी गई है। आइए हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच वर्क ऑफ जॉन मिल्टन डज द करेक्टर डेलिला अपीयर। तो डेलिला मिल्टन के कौन से वर्क में अपीयर होती है? तो ये सम्सन एगोनिस्टीज में अपीयर होती है। ठीक है, सम्सन एगोनिस्टीज में। ये देखते हैं इसके विषय में। सम्सन एगोनिस्टीज was a tragedy by John Milton published in the same volume as his epic Paradise Regained। ठीक है,
71। इट इज़ कंसिडर्ड द ग्रेटेस्ट इंग्लिश ड्रामा बेस्ड ऑन द ग्रीक मॉडल। ये किस में बेस्ड है? तो ग्रीक मॉडल। इज नोन एज द क्लोजेस्ट ट्रेजेडी, इसको और किसके नाम से जाना जाता है? तो क्लोजेस्ट ड्रामा के नाम से भी इसको जानते हैं। द वर्क डील्स विद द फाइनल फेज ऑफ द सैमसन लाइफ, डेली लाइफ इन द ओल्ड टेस्टामेंट was the central figure of the Samson's last love story. She was Philistine who bribes to entrap Samson। ठीक है। कॉमस अ मास्क बाय, कॉमस क्या है? तो ये एक मास्क है। ठीक है, ये क्या है? मास्क है। बाय जॉन मिल्टन प्रेजेंटेड अ सितंबर 29 1634। कब आता है? 29 सितंबर 1634 को। बिफोर जॉन एक्टन अ लव ब्रिज वाटर एंड पब्लिश अनोनिमसली इन 1637। ठीक है, ये कभी कभी पूछ लेता है किसके सामने ये प्रस्तुत किया गया था। तो किसके सामने प्रस्तुत किया गया था? तो अ लव ब्रिज वाटर के सामने ये वर्क पब्लिश किया गया था, जो क्या है? ये कॉमर्स है। ठीक है, हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। In the state of his blindness with whom Milton does not compare himself। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट कहाँ है? तो ये लिसिडास में है। ठीक है, कहाँ पर है? लिसिडास में। आइए देखते हैं। जॉन मिल्टन एन इंग्लिश पोइट बिकेम ब्लाइंड बाई द एज ऑफ 44। कब ये ब्लाइंड हो जाते हैं टोटली? तो 44 की एज में ब्लाइंड हो जाते हैं। इन 1652 his ability to write was threatened and as a result his relationship with God became complicated. Blind Themius and blind Maimonides and Tiresias and Phoenicius were old prophets, and John Milton compared himself with them in his epic Paradise Lost. He writes, so were I equal with them in renowned blind Thamarisis and blind of the Maimonides and Tiresias and Phoenicius prophets old। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हु इज ऑफन कॉल्ड द पोएटिक सन ऑफ स्पेंसर। तो किसको पोएटिक सन ऑफ स्पेंसर के नाम से जाना जाता है? तो जॉन मिल्टन को जानते हैं। ठीक है, स्पेंसर कब के राइटर हैं? तो एलिजाबेथन राइटर होते हैं। इन्हीं के द्वारा फेरी क्वीन भी लिखी जाती है। द रिनेसा एंड the Reformation had their impact on England in the 16th century. Most of the Elizabethans come under the influence of the Renaissance, but did not admit to influence of the Reformation on their literary works. Spencer tried to reconcile the two enthusiasms. John Milton's work reflect the influence of the both रिफॉर्मेशन एंड रेनेसांस। ठीक है, सो ड्राइडेन कॉल्ड हिम द पोएटिकल सन ऑफ स्पेंसर। तो इसको किसने बोला है? तो ये भी पूछ सकता है, जॉन मिल्टन को पोएटिकल सन ऑफ स्पेंसर किसने बोला है? तो जॉन ड्राइडेन ने बोला है। ठीक है, ये दोनों पॉइंट आप लोग याद रख लीजिएगा। आइए हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा अपना, अभी थोड़ा उसका एक्सप्लेनेशन और बताया, थोड़ा देख लेते हैं। एडमंड स्पेंसर वाज एन इंग्लिश पोइट बेस्ट नोन फॉर द फेरी क्वीन। ठीक है, तो किसके लिए जाने जाते हैं? तो फेरी क्वीन के विषय में जाने जाते हैं। एंड फैंटेस्टिकल एलजीज एलोगरी सेलिब्रेटिंग द टूडर डेनेस्टी। कौन सी? ट्यूडर डेनेस्टी एंड एलिजाबेथन फर्स्ट। ठीक है, हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द ओपनिंग इन्वोकेशन ऑफ द पैराडाइज लास्ट, ओबेब रिफर टू, क्या है? तो ये
एम्प्टी हॉरेट, ठीक है। क्या है ये? एम्प्टी हॉरेट है। थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, एम्प्टी हॉरेट क्या है। पैराडाइज लॉस्ट इज एन एपिक इन द ब्लैंक वर्स, किस में लिखे गए? ब्लैंक वर्स बाय जॉन मिल्टन, पब्लिश इन 1667। द पोएम वाइज कंसर्न द बिब्लिकल स्टोरी ऑफ द फॉल ऑफ मैन, द टेम्पटेशन ऑफ द एडम एंड ईव। तो किसको दिखाया गया? एडम एंड ईव के टेम्पटेशन को दिखाया गया। बाय द फॉलन एंजल सैटन, इन द ओपनिंग इन्वोकेशन ऑफ द पैराडाइज लॉस्ट, ओरेब और सियान। ओरेब को और किसे नाम जाते हैं? सिनाई के नाम से भी जानते हैं। रिफर द माउंटेन होरेब्स, किसके नाम जानते हैं? माउंटेन होरेब के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये पॉइंट आप लोग जरूर याद रखिएगा। जॉन मिल्टन वाज एन इंग्लिश पोइट, पोलेमिसिस्ट, द मैन ऑफ द लेटर्स एंड सिविल सर्वेंट ऑफ फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंग्लैंड अंडर द काउंसिल ऑफ द स्टेट, ठीक है। आइए हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच आर द फॉलोइंग इज मिसमैच्ड विद रेफरेंस टू जॉन मिल्टन्स वर्क, तो कौन सा जॉन मिल्टन के वर्क्स के लिए मिसमैच्ड है? क्या है? मिसमैच्ड है। मिसमैच्ड मतलब अनट्रू है, मतलब कि ट्रू नहीं है। एरोपेजिट का 1644 में आता है, सॉरी ऑफ एजुकेशन 1644 में आता है। एरोपेजिट का भी 1644 में आता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यही इसका रॉन्ग हो जाएगा। लेसिडास 1637 में आती है। पैराडाइज अगेन 1667 में आती है पहली बार, ठीक है। कितनी बुक में? 10 बुक में, ठीक है। आइए देखते हैं थोड़ा सा इसके विषय में। ऑप्शन बी एरोपेजिट का इज 1644 यहाँ पर एक गलत है, इज एंड मिसमैच्ड विद रेफरेंस टू जॉन मिल्टन्स वर्क। एरोपेजिट का इज अप्रोच पब्लिश्ड इन 1644। एरोपेजिट का इज एमंग हिस्ट्री ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल एंड इम्पैशन्ड philosophical defense of the principle of a right of the freedom of freedom of speech and the expression। इसी को क्या बोलते हैं? फ्रीडम ऑफ प्रेस के नाम से भी जानते हैं। पूछ लेता है कभी कभी एरोपेजिट का के किसको डेडिकेट, तो वो फ्रीडम ऑफ प्रेस के लिए जानी जाती है, ठीक है। ऑफ एजुकेशन रिप्रेजेंटेड द जॉन मिल्टन्स मोस्ट comprehensive statement on educational reforms and gives voice to his views concerning the best and the noblest way education, ठीक है। हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की और ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। द फेमस एपिक पैराडाइज लॉस्ट बाय मिल्टन कंसिस्ट, तो शेक्सपियर के मिल्टन के जो पैराडाइज लॉस्ट है वो कितने बुक में है? तो वो 12 बुक में है, ठीक है। कितने बुक में है? तो 12 बुक में है। लेकिन अगर ओरिजिनल पूछ ले तो ओरिजिनल कितने बुक में है? तो ओरिजिनल 10 बुक में है। और ये जो 2 बुक्स जोड़ी गई थी, कब कौन से एडिशन में जोड़ी गई थी? तो 1674 के एडिशन में जोड़ी गई थी, जो सेकेंड एडिशन होता है, ठीक है। देखते हैं। पैराडाइज लॉस्ट इज एन एपिक इन ब्लैंक वर्स and one of the greatest work by John Milton, originally issued in 10 books 1667 में and with book 7 and 10, ठीक है। क्या बुक 7 and 10? पीछे मैंने 9 बता दिया था, तो उसको आप लोग करेक्शन कर लीजिए। वहाँ पर कितने हैं? बुक 7 और बुक 10 को वो बढ़ा देते हैं, 2-2 पार्ट में कर देते हैं। ईच स्प्लिट इनटू 2 पार्ट्स, ठीक है। कितने में? 2 पार्ट्स में कर देते हैं। पब्लिश्ड इन 2 बुक 12 बुक्स, द सेकेंड एडिशन 1674, ठीक है। पैराडाइज लॉस्ट टेल्स द बिब्लिकल स्टोरी ऑफ द फॉल फ्रॉम द ग्रेस ऑफ एडम एंड ईव, ठीक है। द मेन कैरेक्टर इन द पोएम गॉड, लूसीफर, एडम एंड ईव। मेन कैरेक्टर कौन कौन से हैं? गॉड, लूसीफर, एडम एंड ईव। लूसीफर को हम और किस नाम से जानते हैं? तो शैतान के नाम से जानते हैं, ठीक है। हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच आर द फॉलोइंग इज एन अ पेस्टोरल एलजी, इनमें से कौन सी पेस्टोरल एलजी है? तो कौन सी है? लिसिडास। कौन सी है? लिसिडास।
आइए देखते हैं। द पैस्टोरल एलिजी इज अ पोएम अबाउट बोथ डेथ एंड आइडलिक रस्टिक लाइफ। ठीक है, पैस्टोरल भी होती है और किसी की डेथ पर ये पोएम लिखी जाती है। द जेनर इज अ सब ग्रुप ऑफ द पैस्टोरल पोएट्री एज द एलिजी टेक्स द पैस्टोरल एलिमेंट एंड रिलेटेड देम टू expressing grief at all loss. Lycidas is a poem by John Milton written in 1637 as a pastoral elegy। ठीक है, ये क्या है? एक pastoral elegy जानी जाती है। ठीक है, elegy written in a country churchyard is a by Thomas Gray, completed in 1715 and first printed in 1751. In Memoriam is a poem by Alfred Lord Tennyson, completed in 1849. It is a requiem for the poets beloved कैम्ब्रिज फ्रेंड ऑर्थर हेनरी हेलम। तो ये किसको डेडिकेटेड थे? ऑर्थर हेनरी हेलम को डेडिकेटेड। कौन सी पोएम? इन मेमोरियम। ये भी कभी कभी पूछ लेता है, जरूरी नहीं टीजीटी पीजीटी, ये टीजीटी में भी क्वेश्चन कहीं कहीं पूछ लेता है, तो इस क्वेश्चन को भी आप लोग माइंड में बैठा लीजिएगा। ठीक है, हु डाइड सडनली इन 1833। तो कब मर जाते हैं? ऑर्थर हेनरी हेलम 1833 में। द डेन्यू एलिजीज इज अ कलेक्शन ऑफ द 10 एलिजीज रिटन बाय रेनर मारिया रेल्के। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मिल्टन्स पैराडाइज रिगेन टेक्स इट्स थीम फ्रॉम। तो पैराडाइज रिगेन की जो थीम ली गई है, कहाँ से ली गई है? एस.टी. लुकेस गॉस्पेल। तो कहाँ से ली गई है? ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा। आइए देखते हैं इसके विषय में। पैराडाइज रिगेन इज John Milton's sequel to his great epic poem Paradise Lost 1667 and 1674, in which he began his history of sin and redemption by the telling the story of the fallen angels Lucifer and the loss of the innocence through Adam and Eve, original sin and their expulsion from the Garden of the Eden. It takes its theme up from the S.T. Luke's Gospel। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं आगे। ये रहा अपना आज का अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। Who remarked about his father as a given below? My father destined me from my infancy to the study of polite literature, which I embraced with such avidity that from the age of 12 I hardly ever retired from my books before midnight। ठीक है, ये लाइन किसने बोला? तो ये जॉन मिल्टन की बहुत ही फेमस लाइन है। किसकी है? जॉन मिल्टन की ये फेमस लाइन है। आइए देखते हैं इसके विषय में थोड़ा सा। जॉन मिल्टन वाज बोर्न इन 9 दिसंबर 1608 को ब्रेड स्ट्रीट लंदन। कहाँ पर? ब्रेड स्ट्रीट लंदन में। मिल्टन्स फादर वाज अ मैन ऑफ लर्निंग एंड एन एबिलिटी, हैड अ ग्रेट लव ऑफ म्यूजिक। इनके पिता किससे करते थे प्रेम? तो म्यूजिक से। नॉट मच इज नोन अबाउट हिज मदर, बट इट सेड दैट शी वॉज अ वुमेन ऑफ refinement and social grace, with a deep interest in religion and local charities. His father came early to realize that this son had special talent and was a studious and scholastic. As the
showed himself an early age that he was born to accomplish great things. John Milton wrote himself in the second defense of the English people that my father distinguished me from my infancy to a study of people literature, which I embarrassed with such avidity that from the age of 12 I hardly ever retired from my books before midnight. ठीक है, तो ये लाइन किसकी है? तो ये मिल्टन की लाइन है। आइए हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। स्काई लव्ड एंड muttering thunder, some sad drops wept at completing of the mortal sin। ये लाइन कहाँ से ली गई है? तो ये ली गई है पैराडाइज लास्ट से। कहाँ से ली गई है? पैराडाइज लास्ट से ये लाइन ली गई है। थोड़े देखते हैं इसके विषय में। देखो, दिस लाइन हैव बीन टेकन फ्रॉम द एपिक पोएम पैराडाइज लास्ट। इन द बुक जॉन मिल्टन डिक्लेयर्स that his aim in the poem to justify the ways of God to man. He used personification in the given lines as giving an inanimate or non-human object human qualities or the speaking about it as if alive. In the given lines, the sky reacts as if human when Adam eats the apple। ठीक है, हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। हु disapproved Milton's Lycidas for its inherent improbability। ठीक है, तो किसने कहा है? सैमुअल जॉनसन ने। किसने कहा? ये सैमुअल जॉनसन ने। ठीक है, इन लाइफ ऑफ मिल्टन 1779 सैमुअल जॉनसन हु disapproved both of the pastoralism and mythologism। ठीक है, इन मॉडर्न पोएट्री डिस्क्राइब्ड Lycidas for its inherent improbability। ठीक है, Lycidas is an elegy that Milton created in 1637 to lament to death of his friend Edward King। किसको ये डेडिकेटेड है? तो एडवर्ड किंग को ये डेडिकेटेड है। द टोटल नंबर ऑफ द लाइन्स इन द Lycidas 193। कितनी लाइन है इसमें टोटल? तो 193 लाइनें हैं। आइए हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग रिगार्डेड सैटर्न एज द रियल हीरो ऑफ द पैराडाइज लास्ट। तो किसने सैटर्न को रियल हीरो कहा है? तो कहा है एस.टी. कॉलेज ने। किसने कहा? तो एस.टी. कॉलेज ने कहा है। तो कौन सी बुक में कहा? फर्स्ट एंड सेकेंड बुक में कहा गया है। ठीक है, आइए थोड़ा सा इसके विषय में देख लेते हैं। देखो, सैटर्न इज द मोस्ट कंट्रोवर्शियल एंड अपीलिंग फिगर ऑफ द पैराडाइज लॉस्ट। एस.टी. कॉलेज रिगार्डेड एज द सैटर्न एज द रियल हीरो ऑफ द पैराडाइज लास्ट। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। हु अमंग दीज इज नॉट अमंग द इन्वेस्टिगेट्स। इनमें से कौन सा इन्वेस्टिगेट नहीं होता? थॉमस किड रहते हैं, थॉमस नेस रहते हैं, क्रिस्टोफर मार्लो रहते हैं, बेन जॉनसन नहीं रहते हैं। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, बेन जॉनसन इन्वेस्टिगेट के राइटर नहीं रहते हैं। ठीक है, देख लेते हैं। अ बंच ऑफ बोहेमिया राइट्स एसोसिएटेड विद द इधर ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी कम फॉरवर्ड इन द लिटरेरी कैनवास with their handful of the contribution in the field of the drama. They are called institutes, the group of companies। ठीक है, देखते हैं कौन कौन थे। जॉन लिली 1554 से 1606, थॉमस लॉज 1558 से 1625, क्रिस्टोफर मार्लो 1564 से
1593, रॉबर्ट ग्रीन 1560 से 1592, थॉमस नैश 1567 से 1601, जॉर्ज पील एवं थॉमस कीड, ये सब क्या होते हैं, इन्वेस्टिगेट्स राइटर होते हैं, जबकि बेन जॉनसन नहीं होते हैं। ठीक है, बेन जॉनसन ही पहले ऑफिशियल पोएट लॉरेट रहते हैं। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। लेवियाथन इज अ फेमस वर्क बाय, तो लेवियाथन किसका लिखा गया है वर्क, तो थॉमस हॉवर्ड्स के द्वारा लिखा गया ये वर्क है। ठीक है, देखो लेवियाथन इज अ फेमस वर्क बाय थॉमस हॉवर्ड्स। It was published in 1651. It rigorously argued that civil peace and social unity are the best achieved by the establishment of the Commonwealth through a social contract. In his introduction, the described this Commonwealth as an artificial person. ठीक है, and as and the bodily poetic that mimics the human body. The front is the piece of the first edition of the Leviathan, which Hobbes helped design, portrayed the Commonwealth as an gigantic human form built out of the bodies of its citizens, the sovereigns as its heads. Hobbes called this figure the Leviathan, a word derived from the Hebrew for the sea monster. किससे लिया गया है, Hebrew word से sea monster, and the name of the monstrous sea creature of the appearing in the Bible. The image constitutes the definitive metaphor for the Hobbes' perfect government. His text attempt to prove the necessity of the Leviathan for preserving peace of the prevailing evil civil war. ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी उसी में थोड़ा सा और एक्सप्लेनेशन बचा, तो थोड़ा सा और उसको देखते हैं। इट इज़ डिवाइडेड इनटू 4 बुक्स। ये कितने लेवियाथन बुक में बटी हुई, तो 4 बुक्स में। दीज बुक्स आर ऑफ मैन, ऑफ कॉमनवेल्थ, ऑफ अ क्रिश्चियन कॉमनवेल्थ एंड ऑफ द किंगडम ऑफ डार्कनेस। ठीक है, ये कितनी बुक है, 4 बुक में लिखी गई है। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। मिल्टन्स लिसिडास इज एन, तो लिसिडास क्या है, तो ये एक एलजी है। तो क्या ये एक एलजी है, पैस्टोरल एलजी। ठीक है, तो ये डेडिकेटेड किसको है, तो एडवर्ड किंग को डेडिकेटेड। कब लिखी जाती है, तो 1637 में ये लिखी जाती है, और पब्लिश कब होती है, तो 1638 में ये पब्लिश होती है। ठीक है, आइए थोड़ा देखते हैं इसके विषय में। ये देखो, लिसिडास इज एन अ पोएम बाय जॉन मिल्टन रिटन इन 1637 for inclusion in a volume of the elegies published in 1638 commemorate the death of the Edward King, Milton's contemporary at the University of Cambridge। तो जब कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं तो वो उनके कंटेम्प्रेरी होते हैं। कंटेम्प्रेरी माने क्या होता है, समकालीन। ठीक है, क्या होते हैं, समकालीन। हु हैड ड्रॉन इन द शिपरैक, वो किस में डूब जाते हैं, शिपरैक में डूब जाते हैं इन अगस्त 1637 में। द पोएम mourned the loss of the virtuous and the promising young man about the embark upon a career as a clergyman, adopting the conversation of the classical pastoral elegy. Lycidas was the shepherd is the Virgil's Eclogues। ठीक है, Milton's muses on fame of the meaning of the existence and heavenly judgment.
मिल्टन्स लिसिडस इज आल्सो नोन एज द मोनोडी। इसको और कुछ नाम से जानते हैं तो मोनोडी के नाम से जानते हैं। आइए हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। मिल्टन्स बिगिन पैरेलल लास्ट बुक फर्स्ट। तो ये कैसे करते हैं, बुक को बिगिन करते हैं तो इन्वोकेशन से। किससे करते हैं, इन्वोकेशन। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आइए देखते हैं थोड़ा सा इसके विषय में। मिल्टन्स बिगिन पैरेलल लास्ट बुक फर्स्ट विद अ इन्वोकेशन which is a characteristic feature of the epic poetry of the age of the heavenly muse, and statement of the subject of his epic constitute the first 26 lines। कितनी हैं, फर्स्ट 26 लाइन्स। इसी को पैराग्राफ लाइन भी बोलते हैं, फर्स्ट 20 लाइन को। लाइन ऑफ द पैरेलल लास्ट द इंटायर स्टैंजा कंसिस्ट ऑफ 2 सेंटेंस। कितने हैं, कितने सेंटेंस है, ओनली 2 सेंटेंस है। इन्वोकेशन ऑफ द ऑब्वियसली मॉडल ऑन द क्लासिकल एंड क्रिश्चियंस एपिक ऑन द कंटेंस मल्टीपल एंड वेरिड एल्यूजन ऑफ देम। ठीक है। एडम ईव एंड सैटर्न आर द मेन कैरेक्टर इन द पैराडाइज लास्ट। ही रोट पैराडाइज बिगेन आफ्टर द ब्लाइंडनेस। ही बिलोंग टू द एज ऑफ एलिजाबेथन। ठीक है। तो ये बी लेट यहाँ पर क्या कर दोगे, यहाँ पर बी लेट मतलब कि ये कब से बिलोंग करते हैं तो बी लेट। ठीक है। यहाँ पर ये रॉन्ग लिखा हुआ। ठीक है। यहाँ पर ये एलिजाबेथन से बिलोंग नहीं करते हैं, वो लेट, क्योंकि एलिजाबेथ की डेथ कब हो जाती है 1603 में, और इनका जन्म कब होता है तो 1608 में इनका जन्म ही होता है। तो ये एलिजाबेथन पोएट नहीं कहलाते। हाँ, लेकिन बी लेट एलिजाबेथन पोएट कहलाते हैं। ठीक है। आइए हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द वर्ड दैट कंप्लीटेड द फेमस लाइन बेटर टू रीन इन द हेल देन सर्व। तो ये लाइन कहाँ करे, तो ये कहाँ की लाइन है, तो ये पैरेलल लास्ट की लाइन है। तो यहाँ पर ये सर्व इन हेवन। ठीक है। यहाँ पर इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। ये कौन बोलता है, तो ये सैटर्न बोलता है। कौन बोलता है, ये सैटर्न की लाइन है। ठीक है। आइए देखते हैं थोड़ा सा इसके विषय में। द वर्ड हेवन दैट कंप्लीटेड द फेमस लाइन बेटर टू रीन इन द हेल देन सर्व इन हेवन। ठीक है। यहाँ पर हेवन लगा देंगे। सैटर्न इज द फर्स्ट मेजर कैरेक्टर इंट्रोड्यूस इन द पोएम। तो इसमें सबसे पहले सैटर्न को ही इंट्रोड्यूस कराया जाता है। कौन सी पोएम में, पैराडाइज लास्ट में। सैटर्न इज द फॉल ऑफ द अर्थ वेदर फेथफुल और नॉट, द सुप्रीम एम्बॉडीमेंट ऑफ द एविल। मैनी नेम्स वी नो हिम बाय लूसीफर, द एमिनेंट एनिमी, द एंटी क्राइस्ट, सैमुअल द फॉलन ones that the devil, or a few of the more well known yet by the whatever name we call him to the all in the will of the incarnate। ठीक है। क्या इनकारनेट में क्या होता है, तो ये अवतार होता है। ठीक है। मिल्टन बिलोंग टू द प्यूरिटन एज। ये किससे बिलोंग करते हैं, तो प्यूरिटन एज से बिलोंग करते हैं। लिसिडास कॉमस ऑन हिज ब्लाइंडनेस आर द पोएम ऑथर्ड बाय हिम। तो इनके द्वारा ये लिखे गए वर्क हैं। ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। मिल्टन इज द मोस्ट फेमस फॉर हिज। तो वो किसके लिए जाते हैं, तो ये ग्रांड स्टाइल के लिए जाने जाते हैं। ठीक है। आइए देखते हैं ग्रांड स्टाइल क्या है। मिल्टन was most famous for his grand style. His choice of the style for his late epic in the curious, especially considering his earlier admiration for the imitation of the Petrarch, Dante, किसको, Petrarch, Dante and Ovid. Yet as old man, he turned towards the densely philosophical style of the writing, influenced by the dialogues of Plato, which is the later life, the turn of the almost to the inclusion of the everything else.
Milton's late grand style found its full expression in the Paradise Lost and its sequel to Paradise Regained. Paradise Lost का sequel किसको कहते हैं? तो Paradise Regained को कहते हैं. Is clearly influenced by the language of the Bible. ये किससे प्रभावित है? तो ये बाइबल से प्रभावित है. His style and subject matter would have an immense influence on the succeeding generation of the poets. John Keats regarded Milton as the beautiful and grand curiosity. ठीक है, हम लोग देखते हैं आज के अपने सेकेंड लास्ट क्वेश्चन को. ठीक है, पैराडाइज लॉस्ट इज रिटन इन. तो पैराडाइज लॉस्ट किस में लिखी गई? तो ये ब्लैंक वर्स में लिखी गई. ठीक है, ये एपिक पोएम है. ये पहली पोएम है जो ब्लैंक वर्स में एपिक फॉर्म में लिखी गई है. ठीक है, पैराडाइज लॉस्ट एन एपिक पोएम रिटन इन ब्लैंक वर्स, one of the great late work of John Milton, originally issued in 10 books 1667 and with 12 books 7 and 10, each of split into two parts, published in 12 books in the second edition 1674. Many scholars considered Paradise Lost to be the one of the greatest poem in the English language. It tells the biblical story of the fall from the grace of the Adam and Eve. ठीक है, गॉड लूसीफर को किस और क्या जानते हैं? तो सैटन, एडम एंड ईव आर द मेन कैरेक्टर ऑफ द पोएम. मैनी अदर वर्क ऑफ द हैव बीन इंस्पायर्ड बाय पैराडाइज लॉस्ट, नोटेबल जोसेफ हैंडल्स, ओरेंटियो, द क्रिएशन ऑफ 1798 एंड जॉन कीट्स लॉन्ग पोएम द एंडेमियन. ठीक है, मिल्टन रोट अ कंपेनियन पीस पैराडाइज रिगेन इन 1671 विच डेप्टाइज द टेम्पटेशन ऑफ द क्राइस्ट. तो इसको पैराडाइज रिगेन को और किस नाम से जानते हैं? द टेम्पटेशन ऑफ द क्राइस्ट. आइए देखते हैं आगे. यह आज का हमारा सेशन का अंतिम क्वेश्चन होगा. ठीक है, इसके बाद हम लोग अगले सेशन में मिल्टन को कवर करेंगे. पैराडाइज लॉस्ट कंपेयर्ड बुक, तो कितने बुक में है? 12 बुक में, कंप्राइजेज ऑफ 12 बुक. जॉन मिल्टन पैराडाइज लॉस्ट comprises 12 books. This epic poem was written in blank verse in 12 books. Structure the technique of the beginning and medias res. In the middle of the story, the invocation of the muse and the use of the epic question are all classical inspired. The subject matter, however, is distinctly character. He used the poetry is grand style. He become blind in 1654. ठीक है, ये कब ब्लाइंड हो जाते हैं? 1652 में. ठीक है, 1652 में पूरी तरह से ब्लाइंड होते हैं. कितनी उम्र में? 44 की एज में. ठीक है, द रोमांटिक पोएट विलियम ब्लैक एंड पर्सी बाइसल शेली was saw Satan as the real hero of the poem and applaud his rebellion against the tyranny of heaven. ठीक है, तो ये रहा आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन. अब हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में. तो अभी तक जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें. चैनल में बने रहने के लिए आप लोगों को धन्यवाद. तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में. जब तक के लिए थैंक यू. जय हिंद, जय भारत.